हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल SM ICSE क्लासेस. In this video we are going to do unitary method chapter number 8 class 7th maths ICSE. So first we should know what is unitary method. Then we know the two types of variation occurring in unitary method. After that we solve some questions, then exercise questions. If we read the definition given in the book, then we can know what is unitary method. So book में क्या definition है? Let's read. The method in which the value of unit quantity is first calculated to get the value of any quantity is called unitary method. So इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मेथड जिसमें पहले यूनिट क्वांटिटी मीन्स एक क्वांटिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद फिर हम एक से ज़्यादा या कम का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो डिफिनीशन को एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिटरी मेथड होता क्या है. जैसे हम शॉप पे जाते हैं कुछ भी ख़रीदने के लिए, तो सपोज़ अगर हमने 10 पेन्स ख़रीदा और 10 पेन हमें 200 रुपये में मिला, 200 रुपीज़ में, तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज़ 200 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन की वैल्यू क्या होगी? सो कॉमन सेंस की बात है, अगर 10 पेन 200 रुपीज़ का मिलता है तो एक पेन 20 रुपीज़ का मिलेगा. 200 में 10 से डिवाइड कर देंगे. तो हमने यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी मीन्स एक पेन, यूनिट का मतलब एक होता है, यूनिट क्वांटिटी मीन्स एक पेन की वैल्यू फाइंड करी. 10 पेन्स की वैल्यू दी हुई थी, उसके बाद हमने एक पेन की वैल्यू फाइंड करी. कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने फाइंड करा. अब हमें जब एक पेन का कॉस्ट मिल गया तो हम बहुत सारे पेन्स का, 4 पेन्स, 10 पेन्स, 20 पेन्स, 30 पेन्स, 100 पेन्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं. तो यूनिटरी मेथड तो यही है कि अगर ढेर सारे पेन्स का कॉस्ट दिया है तो पहले हम लोग एक पेन का कॉस्ट निकालेंगे. तो यूनिटरी मेथड तो यही है कि पहले यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर एक से ज़्यादा क्वांटिटी की या किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू निकाली जा सकती है. लाइक अगर हमें 50 पेन्स का कॉस्ट निकालना हो तो कॉस्ट ऑफ 50 पेन्स क्या होगा? 50 इंटू 20, एक पेन का 20 रुपीज़, तो 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज़. सिमिलरली सम मोर एग्जाम्पल्स कैन बी टेकन. अगर सपोज, सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 15 bags of sugar weighed 75 kg. शुगर का बैग है, चीनी का बैग है, 15 बैग्स हैं जिसमें 75 kg आता है. तो यहाँ 15 बैग में कितना केजी शुगर है वो बताया गया है. तो 15 बैग्स में 75 kg, तो 1 बैग में कितने केजी शुगर आएंगे? तो क्या होगा? 75 डिवाइडेड बाय 15, 5 केजी. एक बैग में कितने आएंगे? 5 केजी शुगर आएंगे. सो अगर अब हमें 30 बैग्स का निकालना हो या फिर 20 बैग्स का निकालना हो, कितना वेट होगा? तो 20 बैग्स में कितना शुगर आएगा? 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 केजी. तो यूनिटरी मेथड में हमने यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू पहले फाइंड करी,
उसके बाद यूनिट से ज़्यादा मोर देन 1 क्वांटिटी की वैल्यू हमने निकाला। तो यूनिटरी मेथड में यही होता है कि पहले यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद मोर देन 1 की क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं। नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ वेरिएशन, or we can say the questions based on the variation will be given to your exercise। इसका मतलब हुआ कि यूनिटरी मेथड में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होता है और एक इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन को जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज 200 रुपीज़। कॉस्ट है ये, और ये क्या है, पेन्स है, नंबर ऑफ पेन्स। कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज 200। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स? तो यहाँ से हम लोग कॉमन सेंस है निकाल सकते हैं कि 10 पेन्स 200 रुपीज़, तो एक पेन कितने का होगा, 20 रुपीज़ का होगा। तो 15 का क्या होगा, 15 इंटू 20 300 रुपीज़। 15 इंटू 20 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 15 इंटू 20 300 रुपीज़। Now, what is the cost of 4 pens? तो एक पेन का 20 रुपीज़, तो 4 पेन का 4 इंटू 20 80 रुपीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ध्यान से सुनो कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पेन की संख्या को, पेन के नंबर को बढ़ाया तो कॉस्ट भी बढ़ गया। 10 पेन्स 200 रुपीज़, 15 पेन्स 300 रुपीज़। नंबर ऑफ पेन बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ गया। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ पेन रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो कॉस्ट भी क्या हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। 10 पेन का कॉस्ट 200, तो 4 पेन्स का कॉस्ट 80 रुपीज़। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ पेन्स जब डिक्रीज होगा तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, और नंबर ऑफ पेन जब इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। 10 पेन्स 200, 15 पेन्स 300 रुपीज़, 4 पेन्स 80 रुपीज़। तो नंबर ऑफ पेन रिड्यूस हो रहा है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। सेम मैनर 15 पेन्स का कॉस्ट, या नंबर ऑफ पेन बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ गया। सो जब एक क्वांटिटी बढ़ती है, इन सेम मैनर अगर सेकेंड क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो ऐसे वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो ऐसे वेरिएशंस को डायरेक्ट वेरिएशंस कहा जाता है। वेरिएशन और प्रपोर्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 10 और 15 का रेशियो, 10 पेन्स और 15 पेन्स का रेशियो 200 और 300 के रेशियो के बराबर होगा, इक्वल होगा। पेन्स का रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट का रेशियो। इधर क्या होगा, 10:4, 10:4 इज इक्वल टू 20
200:80। फिर से समझ सकते हैं कि वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, देन अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग तो अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, और रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटी। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू ratio of the cost of the pens. I hope you all understood. My dear children, please like my video. इस वाले सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख लें कि 15 बैग्स हैं, उसमें 75 kg शुगर आता है, तो 20 में कितना आएगा? 100 kg। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, पहले 1 का निकाल के फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बैग्स में कितना आएगा? 5 × 5 25 kg। वन बैग में 5 kg आ रहा है, 15 बैग्स में 75 kg, तो 1 बैग में 5 kg, तो 5 बैग्स में 25 kg। यहाँ भी नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीज हो रहा है, तो वेट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 75 से 100 हो गया, और नंबर ऑफ बैग्स रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो वेट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सो ये जो एग्जाम्पल है ये भी क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। नाउ सेकेंड वेरिएशन और प्रोपोर्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें उल्टा होता है। इनवर्स मीन्स उल्टा। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक क्वांटिटी जब घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। जैसे कोई ट्रेन है, मान लो 100 km/h की स्पीड से जा रही है, और ट्रेन को दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है। मान लो ट्रेन की स्पीड 100 km/h, ट्रेन दिल्ली जा रही है वाराणसी से, और 8 घंटे का समय अगर लेती है। अब ट्रेन की स्पीड मान लो कम हो गई, 50 km/h हो गया, स्पीड आधी हो गई, कम हो गई, तो टाइम कितना लगेगा? सोचो, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई। ट्रेन अब स्लो चलने लगा। पहले 100 किलोमीटर में चल रहा था तो 8 आवर्स में पहुंच गया दिल्ली, लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड 50 km/h होगी तो ज़्यादा समय लगेगा। मीन्स अगर 50 होगी तो उसको 16 आवर्स का समय लगेगा। स्पीड आधी हो गई तो टाइम डबल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 150 km/h की स्पीड से जा रही है, तब टाइम कितना लगेगा? कैलकुलेट इट। पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट। सोचो। सो इफ यू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स, 1/3 आवर्स आएगा। अगर मान लो फिर से स्पीड अगर 200 km/h हो गया, स्पीड डबल हो गई, ट्रेन बहुत तेज जा रही है तो टाइम कम लगेगा। स्पीड डबल हो गई तो टाइम हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर एक क्वांटिटी घट रही है, स्पीड कम हो रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है, और स्पीड जब बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है। फिर से स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया। सो इन इनवर्स proportion or variation, if one quantity is increasing,
then other quantity is decreasing. If one quantity is decreasing, then other quantity will increase. एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, और एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा. इसमें उल्टा होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो there are two variations, direct and inverse variations. On the basis of these two variations, we are going to solve the questions given in the exercise. Question number 1 of exercise 8A. लिखा है 16 articles cost 72 rupees. Articles means कुछ भी, कोई भी एक सामान. पेन्स, कॉपी, बुक, पेंसिल और एनी टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी परचेज फ्रॉम शॉप. तो 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट 72 रुपीज़ है. तो एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा? 72 में 16 से डिवाइड कर देंगे. यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस में हम लोग सिंस एंड सो साइन का यूज़ करेंगे. सिंस मीन्स डबल डॉट ऊपर और सिंगल डॉट नीचे. दिस इज सिंस. एंड ए सिंगल डॉट ऊपर, डबल डॉट नीचे, सो दैट इज कॉल्ड सो. तो 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट 72 रुपीज़. तो वन आर्टिकल का कॉस्ट 72/16. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं. डेसिमल में आएगा, रुपीज़ में आएगा. या हम इसको अभी डिवाइड नहीं करें क्योंकि अगला जो पार्ट है कह रहा है 16 आर्टिकल्स का 30 आर्टिकल्स का कॉस्ट पूछ रहा है. कितने का? 30 आर्टिकल्स कॉस्ट. तो इसमें क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. 72/16 इंटू 30. तो यूनिटरी मेथड में हमने 16 का दिया था, पहले 1 का पॉइंट किया, उसके बाद 1 से ज़्यादा किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू या कॉस्ट निकाल सकते हैं. चलो इसको सिंप्लीफाई करो. सो 4 से ये 4 4 जा 16 एंड 4 18 जा 18 4 जा 72 होता है. 18/4. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई मोर. ये 2 से 2 2 जा 4 and this is 15. now ये क्या होगा? 9, then 15 9 जा. so after simplification ये 2 से कट गया 9 9 15 into 9 135 rupees. cost of 30 articles is 135 rupees. इस क्वेश्चन में 1 आर्टिकल का भी कॉस्ट पूछ रहा है. तो 72/16 जब करेंगे 72/16, सो 4.5 रुपीज़ आंसर आएगा. कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज 4 रुपीज़ 50 पैसे. नाउ लेट्स सी अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8A. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या है? द वेजेस फॉर 6 men for a week amount 1020 rupees. मीन्स 6 men के लिए 1 week का जो वेजेस है वो कितने का है? 1020 रुपीज़. तो 1 के लिए क्या होगा? 1020 डिवाइडेड बाय 6. 1020 डिवाइडेड बाय 6. यहाँ पे डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे. तो एक आदमी का एक वीक का जो वेजेस है 170 रुपीज़ आएगा. अब 9 men का पूछ रहा है तो 170 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं. तो वेजेस ऑफ 9 men for 1 week is amount rupees
1530 70 170 इंटू 99 इज इक्वल टू 1530 रुपीज़। सो ये फर्स्ट टू पार्ट्स जो था वो डायरेक्ट वेरिएशंस का क्वेश्चन था। अभी थर्ड वाला को हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से वेरिएशन का क्वेश्चन है। फॉर 9 days द फूड इज इनफ फॉर 16 men। 16 आदमी हैं, उनके लिए फूड 9 days का रखा हुआ है, वो हर रोज उसको खाते हैं। उतना ही राशन अगर सिर्फ एक आदमी को खाना हो, जैसे राशन घर में आया और 15 लोग कहीं चले गए, 9 days का राशन रखा हुआ है, तो एक आदमी को अगर खाना होगा तो वो राशन कितने दिन में ख़त्म होगा? 16 आदमी का राशन जो है 9 days का रखा हुआ है, तो एक आदमी जब उसी राशन को पूरे को खाएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा। जैसे मान लेते हैं 16 men के लिए 9 days के लिए 50 kg राशन रखा हुआ है घर में, खरीद करके आके रख दिया गया। जिस दिन रखा गया उसमें से 15 लोग कहीं चले गए, बच गया सिर्फ एक आदमी। एक आदमी को अब 50 kg राशन खाना है, यही 50 kg 16 men खाते अगर रहते तो, लेकिन सिर्फ एक आदमी को खाना होगा तो थोड़ा ही खाएगा ना, थोड़ा एक एक दिन खाएगा थोड़ा थोड़ा, तो काफ़ी दिन चलेगा ये 50 kg। सो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेन डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मेन डिक्रीज हो गया, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है, यहाँ पे अधिक दिन खाएगा राशन। तो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सपोज 5 men हैं, 20 kg राइस रखा हुआ है, इसको 6 days में ये 5 लोग मिलके ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर इसी राशन को सिर्फ एक आदमी खाए तो कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मेन कम हो गए, खाने वालों की संख्या कम हो गई, तो राइस की खपत कम होगी, राइस कम खर्च होगा, क्योंकि सिर्फ एक आदमी खा रहा है। एक आदमी थोड़ा ही खाएगा ना। अगर मान लो एक आदमी 100 ग्राम खा रहा है एक दिन में, तो 5 men कितने दिन में कितने ग्राम खाएंगे? 500 ग्राम खाएंगे एक दिन में। लेकिन अगर एक आदमी खाएगा तो सिर्फ 100 ग्राम ही खाएगा एक दिन में। 5 आदमी खाएंगे तो 500 ग्राम खाएंगे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हो रही है तो जल्दी ख़त्म होगा। लेकिन जब एक ही आदमी खाएगा तो क्वांटिटी कम यूज़ हो रही है तो अधिक दिन चलेगा। तो यह क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, बढ़ रही है। सो दिस इज़ इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में क्या करते हैं कि अगर ये 5 men है और 6 days है, एक का निकालना होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। For 16 days, food is enough for 16 men. Sorry, this is 9 days. 16 आदमी के लिए
9 डेज का राशन रखा हुआ है। अगर एक आदमी खाएगा तो कितने दिनों में खाएगा? 16 इंटू 9। अगर एक दिन में पूरा राशन ख़त्म करना है तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 1 डे में क्या होगा? फिर से वही 16 इंटू 9। तो यहाँ पे लिखेंगे सो फॉर 1 डे फूड विल बी इनफ फॉर 144 men। इट मीन्स अगर उसी पूरी राशन को एक दिन में ख़त्म करना हो तो 144 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। अब 24 डेज, और अगर इसी राशन को 24 डेज चलाना हो तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? इसमें डिवाइड कर देंगे 16 इंटू 9 अपॉन 24। सो 16 इंटू 9 अपॉन 24, 6 men। अगर 6 लोग खाएंगे तब 24 डेज चलेगा। अभी हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन और इन डायरेक्ट वेरिएशन तो सिंपली वी कैन डू, पहले एक क्वांटिटी का निकालना है फिर उसके बाद मोर देन 1 क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इसको सोचने की ज़रूरत है, ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली इसको समझने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकली समझ करके फिर कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग अभी देखेंगे। इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट में क्या था पहले फिर से समझ लें कि 10 पेन का कॉस्ट होता था 200। तो एक पेन के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और फिर मोर देन 1 का हम लोग निकालते हैं। 15 का निकालना है तो 200 अपॉन 10 इंटू 15 करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकेंड क्वांटिटी, फिर इसको अगर मान लें थर्ड क्वांटिटी, तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन में क्या करते हैं? सेकेंड क्वांटिटी में फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं और थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशंस के क्वेश्चन में अगर ये 10 पेन्स 200 कॉस्ट, तो 1 पेन के लिए हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो ये क्या है? 200 सेकेंड क्वांटिटी अगर मान लें, और 10 को फर्स्ट क्वांटिटी, और 15 का हमें निकालना है, तो इसको अगर हम थर्ड क्वांटिटी मान लें, तो क्या करते हैं? पहले सेकेंड क्वांटिटी में फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, उसके बाद थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 15 बैग्स, कितने शुगर थे? 75 kg। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी हो गई और इसको हमने सेकेंड क्वांटिटी मान लिया। और अगर हमें 20 बैग्स का निकालना है तो ये थर्ड क्वांटिटी हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं? सेकेंड क्वांटिटी को फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं और थर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड करने से 1 क्वांटिटी की वैल्यू आती है, फिर हम मोर देन 1 की मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 10 का 20, तो 1 का पहले निकालने के लिए हमने डिवाइड कर लिया। दैट इज वाई सेकेंड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वांटिटी टू गेट द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटिटी, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। बट इन इनवर्स वेरिएशन में यहाँ पे था अभी 5 men 6 days में कोई राशन को ख़त्म करते हैं, तो उसी राशन को 8 men कितने दिन में ख़त्म करेंगे?
तो ये क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज सेकेंड क्वांटिटी एंड दिस इज थर्ड क्वांटिटी। तो कितने देर में ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए, इन्वर्स वेरिएशन में फर्स्ट और सेकेंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो 5 men 6 days, तो 1 man 5 into 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 men 5 into 6 divided by 8। I hope you all understood। तो इनवर्स वेरिएशन क्वेश्चन में फर्स्ट टू क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। सो ये सेकेंड पार्ट जो हमने सॉल्व किया था, 9 days इनफ, फूड इज इनफ फॉर 16 men। तो 1 day के लिए क्या किया, 16 into 9, या 1 day का अगर निकालना है तो 16 into 9, तब भी दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 24 days का निकालना है तो ये थर्ड क्वांटिटी हो गई, 16 into 9 डिवाइडेड बाय 24। तो दिस इज सेकेंड क्वांटिटी, दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सेकेंड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय थर्ड क्वांटिटी, देन विल गेट आवर आंसर। सो क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट का रूल लगाएंगे, इन्वर्स वेरिएशन है तो इन्वर्स वेरिएशन का रूल लगाएंगे। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 8A, रीड क्वेश्चन नंबर 2। At a party, 8 packets of chips are served for 5 students. How many packets would be served for 40 students were present in the party? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 8 पैकेट्स ऑफ चिप्स 5 स्टूडेंट्स को दिया गया, 5 स्टूडेंट्स को। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो चिप्स पैकेट भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी सबको मिलेगा। 8 पैकेट्स में हम सभी को नहीं दे सकते। तो 8 पैकेट्स 5 स्टूडेंट्स में दिया जा रहा है, तो 40 स्टूडेंट्स में कितना दिया जाएगा, मोर देन 8 पैकेट्स रिक्वायर्ड होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेटमेंट लिख करके सॉल्व करेंगे। कैसे, स्टूडेंट दिया हुआ है तो स्टूडेंट साइड से दिखाएंगे, स्टार्ट करेंगे। सिंस 5 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू 8, या फिर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड फॉर 5 स्टूडेंट इज इक्वल टू 8, ऐसे लिखेंगे। सो लेट्स राइट। यहाँ पे पैकेट्स पूछ रहा है तो हम लोग स्टूडेंट के साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट 5 का दिया हुआ और 40 का पूछ रहा है, तो स्टूडेंट साइड से स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो स्टेटमेंट तो लिख के लिखना ही है, लेकिन अभी मैंने बताया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर ये फर्स्ट क्वांटिटी इधर से हम इधर से एज्यूम करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी और ये सेकंड क्वांटिटी और ये थर्ड क्वांटिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेकंड क्वांटिटी में फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे टू गेट फॉर 1, उसके बाद थर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिखना है, तो मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड फॉर 5 स्टूडेंट इज इक्वल टू 8। सो नंबर ऑफ पैकेट रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड फॉर 40 स्टूडेंट इज इक्वल टू 8 बाई 5 इंटू 40। सो ये क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64 पैकेट्स।
अब यहाँ पे सिंस लगाना है, जो गिवन है उसके लिए सिंस, जो निकालना है उसके लिए सो। सिंस नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर फॉर 5 स्टूडेंट इज इक्वल टू 8, सो नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर फॉर 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 8/5, सो नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर फॉर 40 स्टूडेंट इज इक्वल टू 8/5 इंटू 40। तो यहाँ पे देखा जाए इसको, ये सेकेंड क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है सेकेंड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय थर्ड क्वांटिटी। आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन में पहले यूनिट का निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर मोर देन यूनिट्स का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। I hope you all understood this question, chips वाला question. This is question number 2. So chips वाला question is very important for point of exam, point of view of exam. So my dear children, unitary method के questions को ऐसे explain करके करते हैं, लेकिन इसके questions को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन मेथड, रेशियो मेथड। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स दिया हुआ है, पैकेट्स 8 पैकेट्स, स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स के लिए कितने पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी? तो हम लोग मान लेते हैं x, यहाँ पे लिखना होगा लेट x पैकेट्स are required for 40 students। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये हमको मालूम है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन में मैंने शुरू में ही बताया कि इस क्वांटिटी का रेशियो इज इक्वल टू इस क्वांटिटी का रेशियो, मीन्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्यों है डायरेक्ट? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है, तो लिखेंगे मोर स्टूडेंट्स मोर पैकेट्स। ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा पैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटी 8:x इज इक्वल टू इसका 5:, जस्ट अ मिनट, 5:40। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे 8/x इज इक्वल टू 5/40। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्रॉस में 8 × 40 हो जाएगा, 8 × 40 इज इक्वल टू 4 × x, सॉरी, तो x इज इक्वल टू 8 × 40 डिवाइडेड बाई 4। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 5 नॉट 4। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो वहीं फिर से 64 पैकेट्स आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 8 × 40 इज इक्वल टू 5 × x। तो 8 × 40 कितना हो जाएगा, 320। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ 5 × x है, इंटू है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 × 40 डिवाइडेड बाई 5। तो 464 पैकेट्स आर रिक्वायर्ड for 40 students. So I hope you all understood.
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द वेट हैंग ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक स्प्रिंग है, कहीं से वो ऐसे हैंग कर रहा है और नीचे उसके वेट बंधा हुआ है। कोई वेट 2 kg रखा हुआ है तो ये स्प्रिंग फैल जाएगा। 5 kg रखेंगे तो स्प्रिंग और फैलेगा। तो फैलने का मतलब एक्सटेंशन, फैल रहा है। तो जैसे जैसे हम वेट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्प्रिंग फैलता जाएगा। यही बात लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन हो रहा है इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, फैलने वाले स्प्रिंग में, वेरीज डायरेक्टली वेट हैंग ऑन इट, जितना वेट रखा जाएगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, फैलेगा। तो एक स्प्रिंग है जिस पे पहले 150 ग्राम रखा गया, तो स्प्रिंग में 2.9 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आया। तो अब बताना है कि हम कितना वेट रखेंगे कि एक्सटेंशन 17.4 सेंटीमीटर आएगा। मतलब इससे कई गुना ज़्यादा एक्सटेंशन आएगा, काफ़ी फैल जाएगा। कितना वेट रखना होगा? तो क्वेश्चन को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हम जितना वेट लटकाएंगे स्प्रिंग से उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होता जाएगा। 1 kg रखेंगे थोड़ा होगा, 2 kg रखेंगे और ज़्यादा होगा, 3 kg रखेंगे और फैलेगा, 10 kg रखेंगे तो और ज़्यादा फैलेगा। मीन्स जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग फैलता जाएगा। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस हाउ वी सॉल्व इट। हम इसको 2 तरीके से करेंगे, एक यूनिटरी मेथड से और एक रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से, जैसा बुक में भी दिया हुआ है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया, तो क्वेश्चन में एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन सेंटीमीटर में है, मीन्स फैला हो, स्प्रिंग जितना फैलता है उसी को एक्सटेंशन कहेंगे। यहाँ पे वेट है ग्राम में, जितना वेट रखेंगे उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। तो कहा जा रहा है कि 150 ग्राम जब रखा गया तो एक्सटेंशन कितने का आया? 2.5 सेंटीमीटर का, 2.7 सेंटीमीटर का। तो 17.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन लाने के लिए कितना वेट रखा जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को, ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, पहले हम लोग एक्सप्लेन करके लिखेंगे यूनिटरी मेथड से, उसके बाद इसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक्सटेंशन दिया हुआ है दोनों, यहाँ एक ही वेट है, दूसरा वेट निकालना है। तो जिधर निकालना होता है उधर से लिखना शुरू नहीं करेंगे, वेट से शुरू नहीं करेंगे, एक्सटेंशन से शुरू करेंगे। कैसे? सिंस द एक्सटेंशन ऑफ 2.7 सेंटीमीटर is given by the weight 150 ग्राम। सो हमने यहां पे लिख लिया since the extension of 2.7 सेंटीमीटर, the extension of 2.7 सेंटीमीटर is produced by the weight is equal to 150 ग्राम। तो यहां पे लिखेंगे so the extension of 1 सेंटीमीटर is produced by the weight, क्या होगा? यहाँ 2.7 का 150, तो 1 सेंटीमीटर का क्या होगा? 150 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.7 सेंटीमीटर। नाउ अब 1 का निकल गया, अब 17.4 का निकालना है, तो वहीं फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे so the extension of 17.4 centimeter is produced by the weight।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.7 फर्स्ट क्वांटिटी, 150 ग्राम सेकेंड क्वांटिटी एंड 17.4 इज थर्ड क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर लिया एक का निकालने के लिए। तो 150 अपॉन 2.7 मीन्स सेकेंड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वांटिटी। थर्ड क्वांटिटी से हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन मेथड विद द स्टेटमेंट। अब इसको सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। सॉरी माय डियर चिल्ड्रेन, this is 2.9 not 2.7, so everywhere we need to change 2.9 2.9. so when we simplify it, 2.9 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.4 कट जाएगा। 17.4 डिवाइडेड बाय 2.9 एंड देन 900 क्या आएगा, ग्राम आएगा। सो 900 ग्राम ऑफ वेट कैन प्रोड्यूस द एक्सटेंशन ऑफ 17.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2.9 था, बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 2.7। तो भी आंसर आता, डेसिमल में आता, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बाय मिस्टेक डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, सो try to do with the same process by changing the digits। जो ओरिजिनल लिखा हुआ है बुक में उसको लेकर के अपने से कोशिश करो सॉल्व करने की। अब इसी को हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज लाइक माय वीडियो। सेकेंड प्रोसेस, ये क्या है, वेट। सेकेंड मेथड रेशियो मेथड, वेट है, फिर क्या है, एक्सटेंशन। वेट 150 ग्राम, 2.9 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, 17.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन, एक्स वेट देगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, let x gram of weight can produce 17.4 centimeter of extension। ठीक है। अब यहां पे क्या है, मोर एक्सटेंशन, मोर वेट, मोर एक्सटेंशन, मोर वेट। सो दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन आर प्रपोर्शन। माय डियर चिल्ड्रन, आज राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। सो रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी 15 150 is to x is equal to 2.9 is to 17.4। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। सो फ्रैक्शन में क्या होगा, 150 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2.9 अपॉन 17.4। नाउ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहीं पे देख लेते हैं इधर साइड में। तो 150 ये x इंटू 2.9 इज इक्वल टू 150 इंटू 27.4। ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 150 इंटू
17.4 डिवाइडेड बाय 2.9, सेम वही आ गया. सो द आंसर विल बी 900 ग्राम. I hope you all understood. My dear children, please like my video. Question number 4 is also very important question. पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि कौन सा वेरिएशन लग रहा है. A person at the speed of 72 km per hour travels by the car from Delhi to Chandigarh in 10 hours. समझो 72 की स्पीड है, 10 hours लगता है. What should be the average speed of the car so that the person can complete the journey in 8 hours? देखो यहाँ पे टाइम कम हो गया. स्पीड वाला क्वेश्चन, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा. कौन सा वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन. So let's see how we solve it. तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर. दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में 10 आवर्स का टाइम लगता है. तो अगर उसी जर्नी को 8 आवर्स में कवर करना होगा तो कितना स्पीड होगा? कम टाइम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. अब इसको हम लोग इन्वर्स वेरिएशन से, अभी जैसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया वैसे करेंगे. उसके बाद इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस मेथड से भी कर सकते हैं. सो तीनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिटरी मेथड. तो स्टेटमेंट शुरू कहाँ से करेंगे? इधर से, क्योंकि दोनों क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे एक क्वांटिटी पूछ रही है. तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ कार टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इन 10 आवर्स इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. लिखते हैं. तो हमने क्या लिखा? सिंस द स्पीड ऑफ कार टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इन 10 आवर्स इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. अब ये सोचना है कि जब 72 की स्पीड है तो 10 आवर्स का समय लगता है, लेकिन जब 1 घंटे में अगर पहुंचना हो, 1 घंटे में अगर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचना हो तो स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस सो इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर दिल्ली से चंडीगढ़ 1 घंटे में पहुंचना है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी. कितना? 72 इंटू 10 हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर. अब ये स्पीड है 1 घंटे में. अगर उसी डिस्टेंस को 8 आवर्स में कंप्लीट करना है, 8 आवर्स में, सो जब 1 घंटे में पहुंचना था तो 720 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड. लेकिन अगर वहीं डिस्टेंस अगर 8 आवर्स में कंप्लीट करना होगा तो आराम से जाएंगे. 1 घंटे में 720, तो 8 आवर्स में अगर कंप्लीट करना होगा उसी, तो स्पीड क्या होगा? 720 डिवाइडेड बाय 8, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस इन
8 आवर्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो क्वांटिटी है, जो हमने बताया था मेथड कि इन्वर्स वेरिएशन में फर्स्ट टू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी 10 आवर्स, फर्स्ट क्वांटिटी इज 10 आवर्स, सेकेंड क्वांटिटी इज 72 आवर्स। तो हमने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फिर थर्ड क्वांटिटी क्या है, 8 आवर्स है, यहां से देख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज सेकेंड क्वांटिटी, दिस इज थर्ड क्वांटिटी। तो फर्स्ट इंटू 2, 72 इंटू 10, 720 आया कि नहीं यहाँ पे। और थर्ड से हमने फिर यहाँ पे लास्ट में डिवाइड कर दिया। तो 72 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 हमारा 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। तो इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टू क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। अब ऐसे ही एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस और भी दिए हैं बुक में, एक्सरसाइज में। उनको पढ़ करके समझ करके अपने से कोशिश करनी है और सॉल्व करनी है। समझ के कोशिश करेंगे तभी आएगा। सारा क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगा, सब लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर के, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स लेकर के, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। अब इसको हम लोग रेशियो मेथड से कर लेते हैं। रेशियो मेथड में देखते हैं यहाँ पे 72 किलोमीटर आवर इधर स्पीड हो गई और ये टाइम हो गया। तो ये हमने पहले ही से डिसाइड कर लिया है, पढ़ करके समझ लिया है कि ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमने x को बता दिया है कि x क्या है कि विथ x किलोमीटर पर आवर स्पीड कार कैन कवर द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इन 8 आवर्स। ये क्या है, यहाँ पे टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो लिखेंगे लेस टाइम। क्या लिखेंगे, लेस टाइम मोर स्पीड। इन्वर्स है, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। दिस इज केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो ऐसे केस में क्या होता है, किसी एक रेशियो को उल्टा लिखते हैं। जैसे 10:8, पहले को हमने सीधे सीधे लिख लिया 10:8, यहां पे लिख देंगे 100। 10:8 इज इक्वल टू x:72, नीचे से ऊपर, इसको ऊपर से नीचे, इसको नीचे से ऊपर, x:72। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, बस यहां ध्यान देना है कि एक को, किसी एक रेशियो को उल्टा लिखना है। पहले को 10:8 लिखना है, दूसरे को x:10। या इसको अगर 72 है इस 2x लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 8:10 लिख देंगे। किसी एक को रेशियो कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम फ्रैक्शन में लिख देंगे 10/8 इज इक्वल टू x/72। आई एम डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 72। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 8, सेम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। देखो ये फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी नीचे। माय डियर चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इसी क्वेश्चन को हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से भी कर सकते हैं।
तो यहाँ क्या होगा, कार की स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना हुआ है 10 आवर्स। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। थर्ड मेथड, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला से 72 इंटू 10 720 किलोमीटर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम 10 आवर्स में कवर हो रहा है। तो डिस्टेंस, कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 72 इंटू 10 720 किलोमीटर। अब 780 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स को 8 आवर में कंप्लीट करना है। तो टाइम अगेन टाइम दे दिया 8 आवर्स, डिस्टेंस 702, स्पीड पूछ रहा है फिर से, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 720 अपॉन 8, जो डिस्टेंस है उसी को 8 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वाई 90 किलोमीटर पर आवर। My dear children, I hope you all understood. So that's all for this video. Till fourth question we have done. In the next video we'll try to do other 6 questions and some more examples which are very very important for exam point of view. So my dear children, try to do some examples. क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, उसको सोचना है प्रैक्टिकली, फिर सोचना है, बताना है कि वो कौन सा वेरिएशन का क्वेश्चन है और फिर उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द मेन थिंग इज़ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। कैसे हम उसको पहचानेंगे, क्वेश्चन को पढ़ करके प्रैक्टिकली समझ करके पहचानेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। दैट्स ऑल।